हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। सो हियर आई केम विद पार्ट 2 ऑफ MCQ सीरीज, और वी कैन से द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज पार्ट 2। सो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट 1 को इतना प्यार देने के लिए। तो हम पार्ट 2 लेके आए हैं और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो फॉर दैट you can like, share and subscribe to our channel, so you will get notified whenever I'll upload a video. और आप अगर PDF लेना चाहते हैं या हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आई हैव ऑन ग्रुप ऑन टेलीग्राम, तो यू कैन फॉलो us on telegram channel Aurora Classes Net JRF, and also we are providing PhD related information on our second channel which is PhD Mania, so you can follow both of our channel. So यू विल नोटिफाइड वेन एवर, लाइक जब भी कोई एप्लीकेशंस ओपन होते हैं या कोई PDF हम लोग अपलोड करते हैं तो यू कैन गेट नोटिफाइड वेन एवर आई अपलोड PDF ऑन बोथ दीज चैनल और रिलेटेड स्टडी रिलेटेड क्वेरीज ऑन बोथ दीज चैनल। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड बिफोर। चलो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। तो हमने लास्ट वाले सीरीज में 5 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। तो द 6th क्वेश्चन हमारी सीरीज में ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग, लेट मी टेक अ पेन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द पे बैक पीरियड मेथड इज एडवाइज्ड फॉर इवेल्युएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। इसको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए पे बैक पीरियड कौन से, मतलब कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें एडवाइज किया जाता है कि पेबैक पीरियड मेथड को यूज़ किया जाना चाहिए। ठीक है, अब कौन सी ऐसी वो होंगी जिसमें आपको लगेगा कि हाँ हमें यूज़ करना है। तो फर्स्टली तो पहले हमें ये पता करना है कि पेबैक पीरियड होता क्या है या पेबैक पीरियड मेथड होता क्या है। तो उसके नाम से ही पता चल रहा है कि पेबैक क्या होता है। हमने पे किया और वो कितने टाइम में हमारे पास घूम फिर के वापस आ जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड पेबैक पीरियड मेथड। यानी कि जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया है, जितना हमारे पास से कैश का आउटफ्लो हुआ है, वो कैश आउटफ्लो कितने टाइम में, कितने टाइम ड्यूरेशन में इनफ्लो बन के हमारे पास वापस आ जाएगा। तो वो होता है क्या, पेबैक पीरियड मेथड। और ये किसका पार्ट है ये मेथड? ये पार्ट है कैपिटल बजटिंग टेक्निक का। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं क्या होता है। ये पेबैक पीरियड मेथड का फॉर्मूला है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट और ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट्स, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कैश आउटफ्लो और डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ कैपिटल बस्टिंग, कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो, या जितना हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है वो डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लोस। ठीक है, अब होता क्या है ये समझ लेते हैं। फर्स्ट तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैपिटल बस्टिंग होती क्या है। फाइनेंस का मेन फंक्शन है कैपिटल बस्टिंग, क्योंकि फाइनेंस डिपेंड करती है कि हमें किस जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि हमें जो प्रॉफिटेबिलिटी है हमारी वो ज़्यादा रहे, रिटर्न का जो रेशो होता है वो ज़्यादा रहे। इसके लिए हम कुछ टेक्निक यूज़ करते हैं कि हमें किस एसेट्स में या किस प्रोजेक्ट में, इसे हम प्रोजेक्ट से कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट या कौन से इन्वेस्टमेंट में, लाइक अगर मेरे पास 2 इन्वेस्टमेंट के टाइप्स हैं, इन्वेस्टमेंट 1 और इन्वेस्टमेंट 2, तो मुझे किस इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे मेरा जो प्रॉफिटेबिलिटी या रिटर्न है मेरा वो ज़्यादा हो। तो कैपिटल बजटिंग हमें वही टेक्निक बताती है कि हमें द यूजेस वेरियस टेक्निक्स टू असिस्ट मैनेजमेंट एंड सेलेक्टिंग वन प्रोजेक्ट ओवर अनदर। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हमें एक प्रोजेक्ट से ज़्यादा अच्छा मिल रहा होता है। अब पेबैक पीरियड क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। तो पेबैक पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर द इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि कितना टाइम चाहिए हमें उस चीज़ को कवर अप करने के लिए जितना हमने इनिशियल पेमेंट या कॉस्ट हमें आई है। इट इज़ द नंबर ऑफ ईयर इट वुड टेक टू गेट बैक द इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेड फॉर द प्रोजेक्ट। तो बेसिकली सिंपल सी बात है कि जितना हमने पे किया है वो कितने टाइम में हमारे पास बैक हो जाएगा, वापस आ जाएगा, रिटर्न आ जाएगा, वो चीज़ हम काउंट करते हैं पे बैक पीरियड मेथड में। ठीक है, ये कैपिटल बस्टिंग की टेक्निक है। अब हमें कुछ भी नहीं पता, सिर्फ फॉर्मूला पता है कि हाँ ये चीज़ है। तो ये था लॉजिकल वाला क्वेश्चन कि आपको सिर्फ फॉर्मूला पता है, ईजिएस्ट मेथड होता है, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसे लॉजिकल सेंस से करने की क्वेश्चन की कोशिश करते हैं। अब पेबैक पीरियड क्या है देखो,
तो अब हमें समझ में आ गया है कि पेबैक पीरियड क्या है। तो अब किस सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे, तो देखो जब ओवर लिवरेज बिजनेस है, यानी कि हमारे पास इतना डेप्ट हो चुका है। ओवर लिवरेज मतलब हमारे पास जब डेप्ट है, जो लोन है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो पहले हम उसे पे करेंगे। दैट मीन्स हमारे लोन पे जो इंटरेस्ट बन रहा है हम उसे पेमेंट करेंगे। तो जब हम इंटरेस्ट को पे करेंगे तो जो हमारा रिटर्न का जो अमाउंट है उसमें से ही तो हम पे करेंगे। दैट मीन्स हमारा वो जो अमाउंट जो हमारे पास बच रहा है वो हमारा अमाउंट कम हो जाएगा। तो ये वाले ऑप्शन ए में तो हम सजेस्ट नहीं करते कि हमें पेबैक पीरियड मेथड यूज़ करना चाहिए। सेकंड कंडीशन आती है कैश रिच बिजनेस, यानी कि इतना हमारे पास कैश है कि हम सब चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। तो पेबैक पीरियड इज अ सिंपल मेथड फॉर जस्ट स्टार्टअप अप द थिंग्स, तो तब हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम ऑप्शन बी को टिक करते हैं। अब ऑप्शन बी के बेसिस पे हम ऑप्शंस में ढूंढते हैं। देखो ओवर लीवरेज बिजनेस तो हमने हटा दिया, तो हम ए को कट कर देंगे यहाँ से और ए को हमने यहाँ से भी कट कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास बचे, हमें बी तो चाहिए, तो जो हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन है उसमें हमारे पास बी तो मिल ही नहीं रहा। तो ऑप्शन क्या जाएगा हमारे पास, द ऑप्शन विच इज़ ओनली लेफ्ट इज कौन सा बचा, बी और सी वाला। दैट मीन कैश रिस्क बिजनेस में ऑन अनसर्टन मार्केट कंडीशन में, यानी कि मार्केट कंडीशन अनसर्टन है, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी लग सकता है, पर हम हमेशा पॉजिटिव लेके और रिस्क मैनेजमेंट करके चीज़ें करते हैं। तो इसलिए हमारा इसका ऑप्शन होगा बी और सी। दैट मीन्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर अबाउट कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। तो इसमें मैं कोप डगलस आपको नहीं समझाऊंगी, क्योंकि जब प्रोडक्शन फंक्शन के क्वेश्चन आएंगे तब हम उसे कंप्लीट करेंगे। अभी सिर्फ हमें ये देखना है कि ये, क्योंकि क्वेश्चन बहुत रिपीटेटिव है, अल्टरनेटिव ईयर्स में ये पूछा जाता ही है, और इसमें कुछ भी नहीं करना, बस बच्चे इक्वेशन देख के कन्फ्यूज जाते हैं। इनिशियली जब मेरी स्टार्टिंग एज थी तब मैं भी इस टाइप के क्वेश्चन देख के बहुत कन्फ्यूजन होती थी। ओ भाई इक्वेशन दे दिया, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हो सकता है इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ी, पर देयर इज नो सॉल्यूशन टाइप ऑफ थिंग कि अगर बहुत लेंथी चीज़ है। कुछ नहीं करना, आपको करना क्या है, जब ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ हो और आपसे पूछे रिटर्न ऑफ स्केल कौन सा है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या फिर कांस्टेंट है, क्योंकि हमारे पास रिटर्न ऑफ स्केल कौन कौन से हो सकते हैं, या तो हमारे पास इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा या फिर हमारे पास होगा कांस्टेंट। 3 टाइप के रिटर्न ऑफ स्केल्स भी है, ठीक है। अब हमें इसे फाइंड आउट कैसे करना है कि ये कौन से टाइप का है, तो इसका एक छोटी सी चीज़ होती है, वो है ये, ठीक है। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, होमोजीनियस ऑफ डिग्री a प्लस बी, यानी कि 1 हो गया हमारे पास। ये हमें इतना नहीं, हमें देखना है कि कौन कौन से रिटर्न ऑफ स्केल हमारे पास आएंगे। तो देखो जब a प्लस बी इज मोर देन 1 होंगे। अब आप पूछोगे मैडम आपने तो बताया नहीं कि a और b क्या होते हैं, ठीक है। तो पहले a और b समझो। देखो ये जो इन पे पावर्स लगी हुई होती है ना, जैसे k की पावर 0.6 है और l की पावर 0.8 है, तो k क्या होता है हमारे पास, k होता है कैपिटल और l होता है हमारे पास लेबर। तो ये होता है a, ये होता है b, या इसे b मान लो, इसे a मान लो, आप क्या वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो ये जो पावर्स होती हैं ये होती हैं a और b, ठीक है। तो अब हम चलते हैं वापस उसी स्लाइड पे हमारी पे। क्या कहती है स्लाइड, देखो a प्लस बी इज ग्रेटर देन 1 अगर हो रहा है तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, क्योंकि ये 1 से ज़्यादा आ रहा है। अगर 1 के बराबर हो रहा है, दोनों a प्लस बी को ऐड करने पे 1 आ रहा है, दैट मीन कॉन्स्टेंट रिटर्न ऑफ स्केल है। और अगर a और b को ए और बी को ऐड करने पे लेस देन 1 आ रहा है, दैट मीन्स डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। सिंपल, कुछ नहीं करना, ए प्लस बी मोर देन 1 इंक्रीजिंग रिटर्न, ए प्लस बी इज इक्वल 1 कॉन्स्टेंट रिटर्न ऑफ स्केल, ए प्लस बी इज लेस देन 1 दैट मीन्स डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ठीक है। आ जाओ अब वापस इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व होगा, सिंपल हो गया। 0.6 प्लस 0.8 कितना हुआ 1.4, ठीक है। तो अब 1.4 हमारे पास आया, दैट मीन्स इट इज़ मोर देन 1, तो ये क्या हुआ, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। सिंपल, ऑप्शन इज 1, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व क्या है, कैसे बनता है, पहले हम ये समझते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को रीड करेंगे और इस क्वेश्चन को पूरा समझ जाएंगे। तो अगर हमने इंडिफरेंस कर्व समझ लिया तो हम
ऑलरेडी ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और इस क्वेश्चन में करने जैसा कुछ भी नहीं है अगर आपको इंडिफरेंस कर्व पता है तो। ठीक है, पहले तो हम ये समझेंगे क्योंकि इंडिफरेंस कर्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यूटिलिटी कितने टाइप की होती है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व यूटिलिटीज़ के मेजरमेंट पे ही बेस होता है। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व करने से पहले ये समझो कि यूटिलिटी कितने टाइप की होती है। कार्डिनल यूटिलिटी होती है हमारे पास और एक होता है ऑर्डिनल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कार्डिनल यूटिलिटी में क्या होता है, हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है या हमारी जो यूटिलिटी हमें रिसीव्ड हो रही है फ्रॉम यूजिंग ए प्रोडक्ट और फ्रॉम कंज्यूमिंग ए प्रोडक्ट, फ्रॉम रेंडरिंग ए सर्विस, किसी चीज़ से भी इफ़ वी आर लाइक रिसीविंग द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन और हम उस लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को यूनिट्स में मेजर कर पा रहे हैं, दैट मीन्स 1 यूनिट मिल रही है, 2 यूनिट मिल रही है, 3 यूनिट का कंजप्शन है, 8 यूनिट का सेटिस्फेक्शन है, तो दैट इज कॉल्ड द कार्डिनल यूटिलिटी मेजर। ठीक है, ऑर्डिनल क्या, आई लाइक टी देन कॉफ़ी और आई लाइक कॉफ़ी देन टी, यानी कि मैं प्रेफरेंस दे रही हूँ, ऑर्डिनल दे रही हूँ, रैंकिंग दे रही हूँ किसी चीज़ को कि मुझे उससे ज़्यादा ये पसंद है। आई लाइक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर देन चॉकलेट, आई लाइक कुछ भी आप कंपेयर कर रहे हो किसी चीज़ को, रैंकिंग दे रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड द ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, अब ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट हो गया, कार्डिनल कॉन्सेप्ट हो गया, अब आते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। दिस इज ब्लैंक। अब नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास क्या बोलती है, ये देखो किसने दिया था। पहले तो ये देखो कि प्रोफेसर हिग्स जो थे उन्होंने चैलेंज किया था कि हर चीज़ को हम कार्डिनल यूटिलिटी में मेजर नहीं कर सकते हैं। हम कैसे बोल सकते हैं कि हमें चाय से जो यूटिलिटी मिली है, जो सेटिस्फेक्शन लेवल वी रिसीव्ड फ्रॉम टी फॉर कंज्यूमिंग टी, तो हमें कितना मिला है, 2 यूनिट का सेटिस्फेक्शन मिला है, नहीं, तो हम इसे डेली यूज़ में यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि हमारी जो डेली रूटीन की लाइफ है हम उसमें क्या सेटिस्फेक्शन लेवल को कार्डिनल यूनिट्स में मेजर नहीं कर सकते हैं या डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने चैलेंज किया था, उसी चैलेंजेस के बेसिस पे उन्होंने निकाला ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट, और ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट में फिर उन्होंने निकाला द ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटीज डिफर फ्रॉम द कार्डिनल कॉन्सेप्ट वेयर यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज बेस्ड ऑन ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट। और इसी थ्योरी पे फोकस करके, किस थ्योरी पे, ऑर्डिनल थ्योरी को फोकस करके, इसीलिए मैंने आपको पहले कार्डिनल और ऑर्डिनल पढ़ाया। तो ऑर्डिनल थ्योरी को फोकस करके उन्होंने क्या बनाया, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अगर ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो, क्वेश्चन में अगर कभी भी कहीं भी कार्डिनल यूनिट दे दे, कार्डिनल यूनिट से रिलेटेड कोई बात कर दे या कार्डिनल का कुछ भी दे दे, तो वो ऑप्शन हम कभी चूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इंडिफरेंस कर्व कार्डिनल पे बेस्ड ही नहीं होता। इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज एंड यूनिवर्सली बेस्ड ऑन ऑर्डिनल नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स यानी कि ऑर्डिनल यूटिलिटी पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो ये हो गया इंडिफरेंस कर्व की फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने देखी कि इंडिफरेंस कर्व ऑर्डिनल यूटिलिटी पे बेस्ड होता है। यू विल सी थ्रू आउट द एनालिसिस। ठीक है, इसको हम आगे देखते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट और है, कार्डिनल समझ लिया हमने, ऑर्डिनल समझ लिया, इंडिफरेंस कर्व स्टार्ट कहाँ से हुआ, कौन लेके आया, किस बेसिस पे आया, वो चीज़ समझ ली। अब हमें एक चीज़ और समझनी है बिफोर वी स्टडी क्या उसका इंडिफरेंस कर्व को पढ़ने से पहले एक चीज़ और समझनी है जो बहुत बेसिक एंड फंडामेंटल लॉ है हमारे पास, वो है क्या, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है, बेसिक ये मैंने आपको दे दिया है, आप पढ़ लेना पीडीएफ में से, मैं आपको बेसिक सिंपल सोबर शब्दों में समझा देती हूँ। वो क्या, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, हम जब मोर एंड मोर यूज़ करते रहते हैं या कंजम्पशन करते हैं किसी चीज़ का, तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी होती है वो धीरे 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 कम होती चली जाती है। मैंने बहुत टाइम बाद, जैसे सपोज करो, बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन लगने के बाद हम 3-4 महीने तो प्रॉपर हम घर में बंद हो गए, तो हमने बाहर का कुछ भी स्ट्रीट फूड नहीं खाया। दैट मीन्स हमें क्या हुई, क्रेविंग हुई। 4 महीने बाद हमें किसी चीज़ की क्रेविंग हुई, सपोज करो मुझे पिज़्ज़ा की क्रेविंग हुई, मैंने कंटिन्यूसली 4 महीने बाद पिज़्ज़ा 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 और पिज़्ज़ा ही खाया। तो मैंने क्या करा, मैंने 4 महीने के बाद जब मुझे क्रेविंग हुई तो मैंने क्या करा, मैंने कंटिन्यूसली 4 दिन तक फिर मैंने पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा और पिज़्ज़ा ही खाया।
तो फिर जब मैं रेगुलर पिज़्ज़ा खाती रहूँगी तो मुझे उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन सेम लेवल होगा। जब फर्स्ट डे में खाऊंगी तो आई फील लाइक अच्छा बहुत टेस्टी ये वो, सेकेंड डे थोड़ा कम, थर्ड डे और उससे थोड़ा कम, फोर्थ डे, फिफ्थ डे पे हो सकता है कि मैं पिज़्ज़ा खाऊँ ही ना। तो जब हम किसी चीज़ का एक्सेसिव यूनिट या एक एक्स्ट्रा यूनिट, मार्जिनल से हम क्या लेते हैं, एक एक्स्ट्रा यूनिट, तो जब भी हम किसी एक चीज़ की एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन का लेवल होता है वो धीरे 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 डिमिनिश होता चला जाता है, डिक्लाइन होता चला जाता है, गिरता चला जाता है, कम होता चला जाता है। जब भी हम किसी चीज़ की एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते चले जाते हैं, मोर एंड मोर उसे कंज्यूम करते हैं, तो क्या होता है, उससे जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। अब इसकी दो बेसिक अजम्पशन है, वो क्या है, देखो, बेसिक कंजम्पशन ऑफ द लॉज अंडर ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम लाइक अ कप ऑफ टी नॉट ए स्पून ऑफ टी। स्टैंडर्ड यूनिट जो मेजर करी जा सकती है कि हाँ ठीक है आप एक से एक चम्मच खा रहे हो, नहीं, कप ऑफ टी। कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटीज कंटिन्यूस नॉट द यूनिट इज कमोडिटी कंज्यूम नाउ एंड, यानी कि आप कंटिन्यूसली, यानी मैंने बोला ना कि मैंने फर्स्ट डे पिज्जा खाया, सेकंड डे खाया, थर्ड डे खाया, फोर्थ डे खाया, फिफ्थ डे खाया, ऐसे नहीं कि मैंने आज खाया फिर मैं 15 दिन बाद खाऊंगी, तो सेटिस्फेक्शन का लेवल ऑब्वियसली सेम होगा, फिर डिमिनिशिंग कैसे होगा, दैट मीन्स कंटिन्यूस कंज्यूम कर रहे हो उस चीज़ को, तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। सो नाउ कमिंग बैक टू आर कॉन्सेप्ट, क्या था, इंडिफरेंस कर्व का जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो हमें समझना है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व होता क्या है कि हमने दो चीज़ें ली, अब इसमें वापस एक और प्रॉपर्टी है कि हम सिर्फ दो चीज़ें ही कंज्यूम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम 1 2 3 4 5 6, हम दो चीज़ों का ही सेट बना सकते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेट्स ऑफ टू गुड्स जिनसे हमें सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन रिसीव्ड हो रहा है, हम उनकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जैसे ए को हमने एप्पल लिया और बी को हमने ऑरेंज लिया, तो हम एक एप्पल लेंगे तो 10 ऑरेंजेस ले लेंगे, टू लेंगे तो 7 ऑरेंजेस ले लेंगे। दैट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स जिनसे हमें रिसीव हो रहा है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, तो वो क्या होता है हमारा इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व इज बेसिकली जहाँ पे हम इंडिफरेंस हो रहे हैं कि अब हमें सेटिस्फेक्शन का लेवल हमारा सेम हो गया, तो हमें ऐसी कोई कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स चूज करना है, कॉम्बिनेशन चूज करना है जिससे हमें ये पता चल जाए कि हाँ अब इस लेवल पे सेटिस्फेक्शन हमारा आ जाएगा। ठीक है, देखो अब प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं इनकी। पहली बात तो ये देखो कि इंडिफरेंस मैप ऐसा होता है, कर्व ऐसे बनता है इंडिफरेंस का ये, और जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा उतना हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें मिलता जाएगा। बट क्या होता है, इसमें बीच में डलती है बजट लाइन। मैं इसको क्लियर कर देती हूँ फिर आपको बजट लाइन भी बता देती हूँ। देखो ये हमारा मैप बना, इसमें अगर मेरी बजट लाइन डल गई इस वाले पे, दैट मीन्स IC2 पे, तो फिर ये वाले पे मेरा जो मनी का वर्थ है वो पूरा सर्विस में नहीं आ पा रहा, और ये वाला इतना तो मेरे पास बजट ही नहीं है, तो मेरे पास चूज़ कौन सा करूँगी, IC2 जिस पे मुझे सेटिस्फेक्शन भी बराबर मिल रहा है, इतनी गुड्स मुझे इसकी मिल रही है और इतनी क्वांटिटी मुझे इस गुड्स की मिल रही है। ठीक है, तो बजट लाइन होती है जहाँ पे जितना हमारा बजट होता है उसको टेंजेंट जिस IC कर्व पे करती है वो IC हमारा हमारा प्रेफरेबल IC होता है, और जितना ज़्यादा IC ऊपर जाएगा उतना लेवल ऑफ हायर सेटिस्फेक्शन हमें मिलता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा IC कर्व। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, IC स्लोप्स डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें लगता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, यानी कि हम एक के बदले दूसरे यूनिट को चूज कर सकते हैं। एक एप्पल था, 5 एप्पल थे हमारे पास और हमने 6 ऑरेंजेस को चूज़ किया, तो हम जब 4 एप्पल लेंगे तो हम 7 चूज़ कर लेंगे। दैट मीन्स हमने यहाँ गिराया तो ये गिरता चला जाएगा, इसे हम अभी आगे समझ लेंगे। तो IC का कर्व पहले क्या करना है हमें, IC की इंडिकेट MRS। IC का स्लोप जो होता है वो डाउनवर्ड होता है, लेफ्ट टू राइट। क्यों होता है, MRS की वजह से होता है। द स्लोप ऑफ IC और MRS टेंड्स टू डिमिनिशिंग एज वी मूव डाउन द कर्व बिकॉज ऑफ विच IC इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजन। कॉन्वेक्स क्यों होता है, कॉन्वेक्स भी MRS की वजह से ही होता है हमारे पास। इन डिफरेंस हायर IC इंडिकेट्स द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मैंने बोला ना जितना ऊंचा IC होगा उतना सेटिस्फेक्शन का लेवल हमारे पास ज़्यादा होगा। IC डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर, ये क्रॉस भी नहीं करते हैं और इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे तो आप किस लेवल पे लोगे, आपका तो सेटिस्फेक्शन का लेवल ही नहीं बन पाएगा ना, आप ये समझ पाओगे कि अब कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स कौन सा सेट हमें चूज करना है। ऐसे
ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है और प्रॉपर्टी से उठ के ही क्वेश्चन आता है। व्हेन टू कमोडिटीज़ आर कंज्यूम्ड आईसी नीदर टचेज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये कभी इधर को टच नहीं करेगा और इधर को भी टच नहीं करेगा, ठीक है। तो अब हम समझते हैं हमारा क्वेश्चन जो हमने सो दिस इज आवर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द डिक्लाइनिंग स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ओके, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो मार्जिनल रेट ऑफ तो व्हाट इज एमआरएस हम करना भूल गए थे। देखो, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है, अज्यूम द इनिशियली द कंज्यूमर इज एट पॉइंट ए, यानी कि अब हमारे पास पॉइंट ए क्या है, पॉइंट ए है हमारे पास जहां हम गुड्स वाई की 5 यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं और गुड्स एक्स की 2 यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो गुड वाई 5 यूनिट्स ऑफ गुड वाई एंड 2 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, ही इज आस्क्ड टू गिव अप सम अमाउंट ऑफ गुड वाई इन प्लेस ऑफ 1 मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स, यानी कि अगर वो गुड एक्स की 3 यूनिट और कंज्यूम करना चाहता है, यानी कि 3 यूनिट कंज्यूम करना चाहता है, तो उसे एक्स वाई यूनिट की कुछ यूनिट्स जो होती हैं वो छोड़नी पड़ेगी, सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, यानी कि सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, यानी कि किसी चीज़ की एक एडिशनल यूनिट लेने के लिए हमें किसी दूसरे प्रोडक्ट की कुछ यूनिट को उस प्रोडक्ट की यूनिट से सब्सटीट्यूट करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। तो जब हमने वाई प्रोडक्ट की कुछ यूनिट को छोड़ा तो हमें एक्स प्रोडक्ट की नेक्स्ट एक एडिशनल यूनिट मिल गई है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ठीक है। तो स्लोप भी हमारी इसी वजह से बनती है। देखो, ये हमने छोड़ा, यहाँ स्लोप बनी, ये छोड़ेंगे, यहाँ स्लोप बनेगी। तो स्लोप जो आईसी की होती है वो भी एमआरएस की वजह से होती है। और जो डिक्लाइनिंग होता है, ये देखो यहाँ पे कट हुआ पहले, फिर हमें मिला सी पॉइंट, तो ये क्या होता है, डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट होता हुआ चला जाता है। तो किसकी वजह से होता है, एमआरएस की, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की वजह से। सिर्फ 2 ही गुड्स होते हैं, आईसी डाउनवर्ड होता है, एमआरएस की वजह से होता है। डिमिनिशिंग लो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी वर्क करता है, ऑर्डिनल रैंकिंग्स पे बेस होता है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि अब हमने एमआरएस को पूरा समझ। So basically this is our question, which of the following explain the declining slope of indifference curve। अब declining slope हमें पता चल गया किसकी वजह से होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की वजह से। तो क्वेश्चन अब पकड़ के चलना स्टार्ट करो, ठीक है। अब हमें पता है कि इंडिफरेंस कर्व में क्या होता है, एक तो ऑर्डिनल होता है, एक एमआरएस होता है, एक डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लो काम करता है, इंटरसेक्ट ये नहीं करते हैं और टच भी नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे होते हैं। ये मैंने 5 प्रॉपर्टी थी जो यहाँ पे इंडिकेटर के रूप में बना दी, ठीक है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, इस पॉइंट को अभी हम साइड में रखते हैं। पहला पॉइंट हम पकड़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, वो क्या होता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन द कमोडिटीज, यानी कि जो सब्सटीट्यूशन की रेट होती है वो भी डिमिनिशिंग होती है। क्यों, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी गिरती हुई चली जाती है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन भी सेकेंड वाले ऑप्शन में आ चुका है ना, तो हम सेकेंड वाले को प्रेफर करेंगे, ठीक है, हो गया। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, टेक्निकल इसमें नहीं होता, टेक्निकल जाता है पीपीसी में, दैट मीन्स ऑप्शन सी हम कट कर देंगे। अब ऑप्शन सी किस किस ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन सी इसमें है, ये कट गया। ऑर्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटीज, ये तो होगा ही सही। डी वाला देखो, अब डी वाला हमें करना है, तो डी इसमें है, डी इसमें है, और सी तो हमने हटा ही दिया था, तो सी हम यहाँ से हटा देते हैं, गायब कर देते हैं। डी इसमें है, डी इसमें है, तो ये वाला भी हम हटा देंगे। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मैंने क्या बोला था, जहाँ कार्डिनल लग जाए, कार्डिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को हम किस में मेजर करेंगे, ऑफकोर्स कार्डिनल में, नंबर्स में हम मेजर कर सकते हैं कि हाँ हमें इतना मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी नहीं आएगा, दैट मीन्स ई भी खत्म। ये वाला पॉइंट इसमें मिल गया, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, बी एंड डी ओनली। दैट मीन्स अब मैं इसको अगर क्लियर करूं तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचेगा, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन द कमोडिटीज एंड ऑर्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटीज। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर, ठीक है। हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि नेगेटिवली इम्पैक्ट कैसे होता है। देखो, मार्केट मोनोपोली होगी, ऑफ कोर्स मार्केट मोनोपोली होगी, क्योंकि देखो चाइना की अगर कोई फर्म आके इंडिया में करती है अपना, तो वो क्या करेगी, वो लो कॉस्ट पे बेचेगी, जैसे वो हमेशा बेचती है। तो जो बाकी सारे हैं वो उस चीज़ को बियर नहीं कर पाएंगे और मार्केट से बाहर चले जाएंगे, तो मार्केट में सिर्फ इसी की मोनोपोली बन जाएगी, ठीक है।
टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस, ऑफ कोर्स बाहर की टेक्नोलॉजी ज़्यादा अपग्रेडेड होती है, तो इंडिया का अगर किसी के साथ वेंचर कर रही है या किसी के साथ पार्टनरशिप में आ रही है एफडीआई, तो जो कंपनी है जो होस्ट कर रही है वो उस पर क्या टेक्नोलॉजी में उस पर डिपेंड हो जाएगी, फिर वो अपने लेवल पे कुछ भी काम नहीं कर पाएगी। तो ये भी एक नेगेटिव क्रिटिसिज्म है। इंक्रीज्ड कंपटीशन आएगी तो इनके लिए कंपटीशन बढ़ाएगी, यानी कि जो लोकल वेंडर्स हैं, जो डोमेस्टिक जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके लिए जो बाहर से एफडीआई आएगी ऑफ कोर्स कंपटीशन बढ़ाएगी। प्रॉफिट आउटफ्लो, अब प्रॉफिट आउटफ्लो को मैं आपके साथ समझा देती हूँ। देखो, बाहर की कोई एफडीआई है, उसने ये ए कंपनी है, इसमें आके अपना पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब ये जब तक चल रही है, जब तक चल रही है, जब तक चल रही है, ठीक है, जब ये जाएगी या अगर ये ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो ये तो पैसा तो बाहर ही जा रहा है, क्योंकि ये तो बाहर की कंपनी है। ये बी थी, इसने ए में आके इंडिया में अपना पैसा इन्वेस्ट किया, इसको जो प्रॉफिट मिलेगा ये तो बाहर ही लेके जा रही है, तो क्या हो रहा है, हमारा प्रॉफिट का तो आउटफ्लो हो रहा है। दैट मीन्स पैसा तो इंडिया के बाहर जा रहा है, इंडिया का पैसा तो इंडिया में रुक ही नहीं रहा। तो दैट इज ऑल्सो अ नेगेटिव साइड ऑफ एफडीआई। तो ये क्या है, चारों ही नेगेटिव साइड है। तो एनटीए ने इसका आंसर ऑप्शन भी सही नहीं दिए थे और इसका आंसर भी दिया नहीं है, तो हम ये मान के चलते हैं दीज ऑल फोर आर नेगेटिव साइड। तो इसका आंसर है नहीं, पर ये चारों नेगेटिव साइड हैं एफडीआई के, ठीक है। यस, सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है बेसिक वर्ड्स में, कि हम हर एक कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं, ठीक है। अब चार्ज क्यों करते हैं आप सोचो। पहले तो ये भी अगेन, क्योंकि इस बार मैंने पहले ही बोला, अपने लास्ट सीरीज में भी बोला था कि अगर एनटीए जो इस बार क्वेश्चन दे रहा है वो कंटेंट बेस्ड तो दे रहा है, यानी कि आपको कंटेंट क्लियरिटी होना जरूरी है, पर एट द सेम साइड प्रैक्टिकल पोर्शन पे ज़्यादा, प्रैक्टिकल इन द सेंस कि लॉजिकल वाले जो क्वेश्चन है ना, जिसमें आपका ब्रेन यूज होगा। ऐसे नहीं है कि एंटी ने उठा के एग्जाम्पल वर्ड टू वर्ड दे दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको करना क्या है, आपको उसके पीछे लॉजिक भी ढूंढना है कि उसके पीछे लॉजिक क्या वर्क कर रहा है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किस एज में होगा, अगर परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन इन द सेंस कि कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, सबको सब चीज़ अवेलेबल है, सबको सब चीज़ मिल रही है, तो फिर उसमें क्या होगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा कैसे। उसमें तो आपको पता है ना कि अगर आप गलत चार्जेस कर रहे हो, अगर गलत प्राइस चार्ज कर रहे हो, तो आपका जो कस्टमर है वो किसी दूसरे से जाके परचेज कर लेगा, है ना। हाँ, तो फिर क्या होगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहाँ नहीं होगा, यानी कि परफेक्ट मार्केट में तो होगा नहीं, मोनोपोली पावर में होगा। ऑफ कोर्स मोनोपोली पावर में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा, क्योंकि चीज़ एक ही है मेरे पास। मान लो आई एम द ओनली एडुकेटर, ठीक है, मैं ही पूरे इंडिया में कॉमर्स नेट जेआरएफ का कोर्स पढ़ा रही हूँ, तो मैं अपनी मन मर्जी का चार्ज कर सकती हूँ। जो मेरे कन्वीनियंस या जो मेरे जो नियर डियर्स है, मैं उनको कम पैसे चार्ज करूँगी और बाकी जो है ज़्यादा चार्ज करूँगी। ऑफकोर्स ऐसा करना नहीं चाहिए, बट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यही होता है। आई एम गिविंग यू जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो मेरी मोनोपोली की पावर है, मेरी मर्जी जैसा पैसा चार्ज करूँ, जितनी मर्जी चाहे जितना पैसा चार्ज करूँ, जो मेरा दुश्मन है उससे ज़्यादा चार्ज करूँगी, क्योंकि उसे मेरी नीड है, उसे मेरा अगर कोर्स चाहिए तो लेना ही पड़ेगा आपके पास। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, मोनोपोली पावर है मेरी, ठीक है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहाँ लगता है, मोनोपोली पावर में लगता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इन डिफरेंट मार्केट मस्ट डिफर, यानी कि प्राइस की जो इलास्टिसिटी है, यानी कि प्राइस सेंसिटिविटी जितनी है वो अलग अलग मार्केट में अलग अलग रेट्स पे डिफरेंट करेगी। मार्केट मस्ट बी सेपरेबल और एबल टू सेगमेंटेटेड, ठीक है। सेगमेंट होगा, अगर आप ही वही बना रहे हो जो बाकी सारे बना रहे हैं, तो फिर मज़ा क्या आया। आपने बनाया कुछ ऐसा प्रोडक्ट या आपने सेपरेट कर लिया अपने आप को, तभी तो आपकी मोनोपोली पावर आ पाएगी। दैट मीन्स कि आपने कुछ सेगमेंट ऐसा क्रिएट कर दिया, किसी सेगमेंट में कोई प्रोडक्ट ऐसा बना दिया जो अभी तक मार्केट में लॉन्च नहीं था। जैसे जियो आया, जियो 4G लेके आया, हाँ उसने अपनी पेनिट्रेशन लगाया कि उसने ज़ीरो से स्टार्ट किया, पर अगर जियो चाहता तो जिसको 4G यूज़ करना था वो उससे प्राइस ले सकता था कि हाँ मैं 4G लेके आया हूँ तो आप दे सकते हो। तो जियो की क्या थी, मोनोपोली पावर बन गई थी उस टाइम पे, और अभी तक भी बनी हुई है, मोनोपोली है मार्केट में कि इतने पे इतना मिलता है, ठीक है, सब लोग जियो यूज़ करते हैं, ठीक है। अब क्या है, फ्री एंट्री और एग्जिट है, क्योंकि ये परफेक्ट कंपटीशन नहीं है, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में कभी भी फ्री एंट्री एग्जिट नहीं होती है। तो डी ऑप्शन कट करेंगे, यहाँ से गया, यहाँ से गया और यहाँ से भी गया, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि चौथा ऑप्शन हमारे पास है और चौथा ही हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ईओक्यू मॉडल पे। ईओक्यू मॉडल होता क्या है, ऑर्डर क्वांटिटी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल, ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, फिर हम इस क्वेश्चन को आके समझेंगे।
सो दिस इज़ द स्लाइड जिस पे हम पूरा समझ लेंगे व्हाट इज़ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती क्या है, हमें कितना ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर करना है जिससे हमारे पास स्टोरेज में भी ना रहे, यानी कि एक्सेसिव हम किसी चीज़ का स्टोर ना कर पाएँ, जिससे कैरिंग कॉस्ट भी आती है हमारी कि हमें स्टोर करके रखना पड़ता है। तो फिर उसके लिए मान लो सामान बिका नहीं बिका तो उसके स्टोर करना पड़ेगा, वेजेस जाएंगी, उसको संभालना पड़ेगा, मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी, चार्जिंग कॉस्ट आएगी। तो उन सबको अवॉइड करने के लिए देयर इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल refers to optimum quantity of an item that should be ordered at a point of time. In it helps to avoid overspending in item, minimize the ordering and the holding cost associated with the item। यानी कि आप बहुत ज़्यादा भी स्पेंड नहीं कर रहे हो किसी आइटम पे, वेजेस भी नहीं जा रहे हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, मिनिमाइज वेजेस एंड स्टॉक हाउसेज, हेल्पफुल इन केस ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट, यानी कि आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, अब आप तो भूल गए कि क्या ले रखा है क्या नहीं ले रखा है, किसका एक्सेसिव है, किसको कब ऑर्डर करना है, तो EOQ हेल्प इन दैट केस। ठीक है, लिमिटेशन क्या है, अज्यूम दैट डिमांड विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर, यानी कि जितनी डिमांड है, मान लो कि मेरी 100 यूनिट की डिमांड है मंथली, तो पूरी थ्रू आउट द ईयर 100 यूनिट की चलती रहेगी। ऐसा होता है? ऐसा तो होता नहीं है, पर इन्होंने अज्यूम कर रखा है। ठीक है, दूसरी अजम्पशन है हमारे पास, assume that inventory will be restocked in one go each time, यानी कि रीस्टॉक हो जाती है हर बार में। ठीक है, तो ये होती है हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मॉडल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें हम दो टाइप की कॉस्ट मेजर करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ EOQ, ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, जो हमें ऑर्डर प्लेस करने पे आती है। होल्डिंग कॉस्ट जितना स्टॉक हमने कर रखा है, मान लो मेरे पास किसी चीज़ की X यूनिट की 100 यूनिट्स है, तो उसका स्टोरेज, स्टोर हाउस का, वेयर हाउस का खर्चा, उसका वेरेज का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, जितनी भी मेरे होल्ड करने पे मुझे जो कॉस्ट आ रही है वो सब होती है मेरी होल्डिंग कॉस्ट। क्या फॉर्मूला होता है वो देख लेते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है SDH इंटू एच। एस होता है हमारे पास, इसमें है नहीं, एस होता है हमारे पास, डी होता है जितनी हमें डिमांड क्रिएट करनी, यानी कि जितना हमें ऑर्डर प्लेस करना है, ये होता है एच हमारे पास कैरिंग या होल्डिंग कॉस्ट हमारी, और एस होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसमें दिया हुआ है लास्ट वाली स्लाइड में। ये रहा, एनुअल डिमांड ऑफ यूनिट्स इन प्रोडक्ट्स SQR, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखते हैं अब कैसे बनेगा, ये देखो। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, अब मैन्युफैक्चरर enterprises monthly consumes 1350 यूनिट्स ऑफ अ रॉ मटेरियल एट द कॉस्ट ऑफ 20 पर यूनिट, यानी कि कितना डिमांड कितनी आ रही है हमारे पास, हमारा डी आ गया 1350 इंटू 12, क्योंकि ये तो मंथली और हमें ईयरली निकालना है। डिटरमाइन द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी गिवन द ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई हमारे पास कितनी 2400, कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बीइंग 30% ऑफ द प्राइस। अब 30% ऑफ द प्राइस पेड किसका, देखो तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट थी हमारे पास 2400 पर यूनिट, डिमांड हमने क्रिएट करी 1350 इंटू 12 है, ये 12 है, यहाँ पे 12 आएगा, है ना, ये 12 कर लेना क्योंकि मंथली था तो हमने इसे ईयरली में कन्वर्ट किया। होल्डिंग कॉस्ट आई रही थी 30% ऑफ द प्राइस पेड, यानी कि हमने जितना प्राइस, यानी कि 20 रुपीज़ पर यूनिट पड़ रहा था तो उसका 30% आया हमारे पास 6। फॉर्मूला था तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2SD डिवाइडेड बाय एच, यानी कि होल्डिंग कॉस्ट। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे हम तो सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 360, एक मिनट, तो सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 3600 ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो 3600 ऑफ यूनिट्स विल बी आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोग चूज़ करेंगे। आई नो ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया है, बट दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हर बार फ्रिक्वेंटली बेसिस पे आता है। और इसका एक सिंपल सा चार्ट है, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ एक सिंपल सा चार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी पूछा है। ये चारों ऑप्शन एक चार्ट में क्लियर हो जाएंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे मिलता जुलता ही है। ये क्या पूछ रहा है, रिग्रेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है वो हमारी किस चीज़ से कवर हो रही है, ये प्रॉपर्टी हमारी कवर हो रही है इस चार्ट से। ठीक है, मैं इस चार्ट को थोड़ा सा जूम करती हूँ तो आपको
देखने को मिलेगा कि किस चीज़ से हम डिपेंडेंट हैं और किस चीज़ से ये लोग इंडिपेंडेंट होते हैं। पहले तो ये समझो कि ओरिजिन और स्केल होता क्या है। ओरिजिन में हम प्लस माइनस करते हैं और स्केल में हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अगर किसी मेजर पे प्लस माइनस करने से फ़र्क पड़ता है दैट मीन्स वो डिपेंडेंट है, उस पर इफेक्ट आ रहा है, और अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो वो इंडिपेंडेंट है, उस पर फ़र्क नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो सिंपल सी बात है, एक चीज़ समझो पहले तो, मीन डिपेंडेंट है और स्केल से भी, ओरिजिन से भी और स्केल से भी। मीडियन भी डिपेंडेंट है ओरिजिन और स्केल दोनों से। उसके बाद जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, यानी कि क्या होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन, ये चारों क्या होते हैं, ओरिजिन से तो इंडिपेंडेंट होते हैं। यानी कि अगर हम इनमें प्लस माइनस करेंगे, किसमें, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन, अगर हम इसमें कुछ भी प्लस माइनस करेंगे इनके आंसर में, तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन द आंसर। क्या, ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होते हैं। पर अगर प्लस माइनस करेंगे तो डिपेंडेंसी है, यानी कि फर्क आएगा किसमें, मेजर ऑफ डिस्पर्शन में, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और रेंज में। ठीक है, उसके बाद आता है कोरिलेशन। कोरिलेशन सिंपल सी चीज़ है, कोरिलेशन दोनों से इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि कोरिलेशन में कुछ भी कर लो, ओरिजिन स्केल कुछ भी कर लो, और रिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिग्रेशन होता है, वो रिग्रेशन सिर्फ प्लस माइनस से, दैट मीन्स ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होता है पर स्केल पे डिपेंडेंट होता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और ये इजी भी हो गया होगा। तो अब तो ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। नॉट करेक्ट यानी कि फॉल्स ढूंढना है, गलत ढूंढना है। डिपेंडेंट ऑन द ओरिजिन, डिपेंडेंट ऑन द स्केल, डिपेंडेंट ऑन बोथ ओरिजिन एंड स्केल, इंडिपेंडेंट विद रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन, इंडिपेंडेंट विद रेस्पेक्ट टू द यूनिट ऑफ स्केल। ये तो सही है क्योंकि कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है, दोनों से ही इंडिपेंडेंट होता है। तो ये तीनों क्या है, गलत हैं। तो ए बी सी विल बी द आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ऐसे ही हो गया ना इजी से। देखो ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है, ये बोनस क्वेश्चन है, पता है, इनकी सिर्फ एक ट्रिक याद करनी होती है जिनसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो ये बोनस नंबर देके जाते हैं, बोनस की बराबरी है हमारे लिए। रिग्रेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ किस से, ओरिजिन से, तो वो होता ही नहीं है इंडिपेंडेंट। अच्छा इंडिपेंडेंट पूछा, ओके ओके सॉरी, इंडिपेंडेंट किससे होगा, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन, क्योंकि स्केल के तो वो डिपेंडेंट होता है, रिग्रेशन की पूछा है तो स्केल के डिपेंडेंट होता है और ओरिजिन के इंडिपेंडेंट होता है। तो बी विल बी द आंसर, देन मीन्स आंसर नंबर 2। आई होप आप लोगों को यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अपकमिंग वीडियोस आने वाले हैं उसके लिए नोटिफाइड होने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना। अरोड़ा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं आप, फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पे अरोड़ा क्लासेस फॉर नेट JRF। PhD के लिए भी यू कैन फॉलो अस ऑन PhD Mania, आर टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज वीडियो, स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे जल्दी।